नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल आर्क्यो वर्ल्ड पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पेशे से एक शिक्षक हूं। मेरा नाम डॉक्टर श्याम प्रकाश है और मैंने जो है आर्कियोलॉजी और इतिहास में पीजी किया हुआ है। मैं आर्कियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं और यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हूँ। हिस्ट्री में भी यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मैंने आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी से किया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतिहास एक बहुत विस्तृत विषय है, एक बड़ा विषय है और इस विषय को थोड़े में समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इस क्रम में मेरे कुछ विद्यार्थियों द्वारा कहा गया कि सर कुछ कार्य किया जाए आधुनिक बिहार या बिहार के या भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो उस संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष बिहार जो है उसका निर्माण, आधुनिक बिहार का निर्माण कैसे हुआ, उस संदर्भ में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माण, क्रिएशन ऑफ मॉडर्न बिहार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिहार राज्य भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। बगल में एक लेफ्ट साइड में एक मैप दिख रहा है जिसमें भारत का मैप है, उसके अंदर में बिहार का मैप है जिसको यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है और इसकी यथा स्थिति पूरी भारत के नक्शे में देखी जा सकती है। तो इस क्रम में देखें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य के झारखंड राज्य से अलग होने के पश्चात आज के बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान भारत में वो 12वां है। हम सब जानते हैं कि 2000 से पहले बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। उसके पहले उड़ीसा और बंगाल भी सम्मिलित था। संयुक्त रूप से ये बंगाल ही कहलाता था। तो आगे देखें तो हम वर्तमान में यह राज्य, इस राज्य का जो अक्षांश और देशांतर की सीमा है तो 24 अंश 40 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 अंश 20 मिनट पूर्वी देशांतर से, 88 अंश 17 मिनट पूर्वी देशांतर के जो मध्य है ये स्थित माना जाता है, यह राज्य माना जाता है। यह प्रदेश पूर्व से पश्चिम लगभग 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लगभग 345 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में इस राज्य में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। हम देखते हैं जब उत्तरी और दक्षिणी बिहार दोनों एक साथ थे जिस समय, उस समय इसकी भौतिक जो बनावट थी उसमें 3 भाग दिखलाई दे रहे थे। जैसे पहला है उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। तो इन 3 भागों से मिल करके उत्तरी और दक्षिणी बिहार का एक भौगोलिक संरचना तैयार होती थी। आगे देखें तो इस प्रकार से इसकी जो भौगोलिक सीमा है उसको हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं यहाँ कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो यहाँ की बोलियों में महत्वपूर्ण बोली के रूप में मगही है जो मगध क्षेत्र में बोली जाती है, भोजपुरी है जो भोजपुर और सारण प्रमंडल क्षेत्र में बोली जाती है, मैथिली मिथिला में बोली जाती है, वज्जिका है अंगिका अंग प्रांत में बोली जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं जिनमें से अंग्रेजी है, हिंदी है और उर्दू है। ये 3 भाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बिहार प्रांत में बोली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि आधुनिक बिहार का जन्म हुआ कैसे था।
तो हमें ज्ञात है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत आती है। इसके बाद वो उत्तरोत्तर यहाँ पर अपने पैर फैलाना शुरू करती है और धीरे धीरे करके भारत को एक उपनिवेश बना लेती है। इस क्रम में 1757 में एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, और दूसरी बड़ी लड़ाई 1764 में लड़ी जाती है जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। तो बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से भारतीय, खासतौर से बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी भी प्राप्त हो जाती है और यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था लगा दी जाती है। द्वैध शासन व्यवस्था में जो नवाब जो होते थे वो राजकाज का कार्य देखते थे और जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बंगाल, जो कि संयुक्त रूप से बिहार, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र लिए हुए था, उस क्षेत्र में काफ़ी अधिक अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण किया गया, जिसके चलते आदिवासी बेल्ट होने के कारण यहाँ पर स्थानीय लोगों को बड़ी समस्या हुई। इसके चलते धीरे धीरे इनमें अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो जाते हैं और इन विद्रोहों में महत्वपूर्ण है तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह जो 1789 से 1794 तक चला है, हो विद्रोह जो 1820 से 21 तक रहा, कोल तथा मानभूम विद्रोह जो 1831 से 33 तक था, संथाल विद्रोह जो 1855-56 में शुरू हुआ था और संथाल में जो थे सिद्धू, कान्हू, चाँद, भैरव और दो बहनें फूलो और झानो। तो इन लोगों ने मिल करके संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम जब बिहार की दयनीय स्थिति के बारे में बताने की बात आती है तो वो नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में यहाँ की दयनीय स्थिति के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो हम देखें कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर लूटने का कार्य किया हुआ था, जिस तरीके से वो आर्थिक शोषण कर रहे थे, उससे काफ़ी समस्या हो रही थी बिहार और बंगाल के क्षेत्र के लोगों को, और कुछ बिहार और बंगाल के मध्य आपसी रंजिश भी चल रही थी, क्योंकि बंगाल के लोग ज़्यादा कहीं ना कहीं हावी हो गए थे और वहाँ पर सारी सरकारी संस्थाएं खुलने के कारण बिहार में थोड़ी अव्यवस्था दिखलाई दे रही थी, जिस कारण से बंगाल और बिहार में थोड़ा बहुत रंजिश शुरू हो गई थी। हम देखते हैं कि इस स्वतंत्रता की तरफ जो पहला कदम बढ़ाया था वो बढ़ाया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं वही सच्चिदानंद सिन्हा हैं जो इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास करके आए हुए थे और इंग्लैंड में उन्होंने बंगाल और बिहार के संदर्भ में कई सारी बातें सुनी हुई थी। जब वो बताते थे कि मैं बिहार का हूँ तो वहाँ के अंग्रेज अक्सर कहा करते थे कि बिहार कहाँ है, हमको तो बंगाल पता है, आप बंगाल के हैं, आपकी जानकारी सही नहीं है। यह सुन करके उनका हृदय बहुत द्रवित हुआ और उन्होंने यह सोच लिया कि भारत आने के बाद सबसे पहले वो बिहार को आज़ाद करवाने की मुहिम चलाएंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो बैरिस्टरी पढ़ करके इंग्लैंड से भारत आते हैं तो वो बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार होते हैं महेश नारायण जी, उनसे जा कर के मिल जाते हैं और उनसे अपनी जो पृष्ठभूमि है कि किस तरीके से बिहार बंगाल से अलग किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो महेश नारायण जी, जो उस समय पटना से एक पत्र निकलता था कायस्थ गजट,
उसके संपादक हुआ करते थे और सिन्हा जी के विचारों के वो प्रबल समर्थक बन गए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सिन्हा जी काफ़ी उम्मीद के साथ, काफ़ी जुनून के साथ लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने उनका साथ देना सही समझा। हम देखते हैं कि कालांतर में इस आंदोलन के साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी तो थे ही थे, महेश नारायण जी, नंद किशोर लाल जी, कृष्ण वल्लभ सहाय जी जैसे लोग भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। इसके बाद महेश नारायण जी जो संपादन में काफ़ी कुशल थे, उन्होंने बिहार टाइम्स नाम की एक पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया और इसका प्रमुख उद्देश्य ही बनाया गया था कि बंगाल को बिहार से अलग कर देना है, बिहार हमारा स्वतंत्र होना चाहिए। हम देखते हैं कि सन 1894 में बंगाल के जो उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट थे, वो बंगाल से बिहार को अलग करने के संबंध में उनको एक ज्ञापन दिया जाता है इन लोगों के द्वारा, लेकिन वो अस्वीकृत हो जाता है, उस पर विचार नहीं किया जाता है, जिससे इन लोगों में आक्रोश भी उत्पन्न होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बंगाल के ऐसी पत्रिकाएं भी थी जो बिहार को बंगाल से अलग नहीं करना चाहती थी और वो इसका विरोध कर रही थी। जिनमें से पहला नाम आता है बिहार हेराल्ड का, जिसके संपादक गुरु प्रसाद सेन जी थे। अमृत बाजार पत्रिका तथा बंगाल के अनेक पत्र ऐसे थे जो बिहार के पृथक्करण को लेकर के राजी नहीं थे और जोरदार विरोध कर रहे थे कि नहीं, बंगाल से बिहार को अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच पायनियर नामक एक समाचार पत्र था, उसमें भारत के एक भारतीय नागरिक सेवा के आंग्ल विद्वान थे एंटोनी मैकडोनल जो है, उन्होंने बिहार पृथक्करण के पक्ष में, बिहार वासियों के पक्ष में एक लेख लिखा। हालांकि वो पहले बंगाल से बिहार को या बिहार को बंगाल से अलग करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वाकई में बिहार में काफ़ी समस्याएं हैं और बंगाल में उस हिसाब से काफ़ी सुविधा है, तो इसको देखते हुए वो भी बिहार के पक्ष में आए और उन्होंने यह लिखा कि नहीं, बंगाल से बिहार को अलग कर देना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान था? ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। हम देखते हैं कि इसी दरमियान बंगाल के जो उपराज्यपाल महोदय हैं, वो बिहार के गया, एक पवित्र स्थल है गया, वहाँ के दौरे पर आए और जैसे ही वहाँ आए तैसे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उनको बिहार पृथक्करण का एक ज्ञापन दिया, जिसको पुनः अस्वीकृत कर दिया गया। ये प्रक्रिया चलती रही। समय आ गया मार्ले मिंटो सुधार का। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। कई सुधार और किए गए। इसी सुधार के अंतर्गत सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो चुनाव लड़ते हैं और बिहार के 4 रियासतदारों, दरभंगा के रामेश्वर सिंह जी, गिद्धौर के राणवेश्वर सिंह जी, कासिम बाजार के मणिंद्र चंद्र नंदी जी तथा प्रद्योत कुमार टैगोर जी को पराजित करके बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही इनका संबंध सरकार से सीधे जुड़ता है, तैसे ही वो बिहार पृथक्करण के आंदोलन को तीव्र करना प्रारंभ कर देते हैं। 1907 में बिहार के फखरुद्दीन को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब चूंकि हुआ ये कि अगर बंगाल से बिहार को अलग करना है, स्वतंत्र करना है, पृथक करना है, तो उसके लिए कुछ अपने सहयोगी होने आवश्यक थे और बहुत ज़रूरी था कि वो बिहार से ताल्लुक़ रख रहे हों। तो चूंकि वो पहुंच ही गए थे केंद्रीय विधान परिषद में, तो उनका मानना था कि यदि बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे
तो उनकी बातें बड़े पैमाने पर सुनी जाएंगी और वो लोग आगे बढ़ करके इस आंदोलन को एक अच्छे मुहिम तक ले जा सकेंगे। हम देखते हैं कि 1910 में बिहार के जो अली इमाम हैं, इनको कलकत्ता उच्च न्यायालय में भारत सरकार के अस्थायी विधि परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। दरअसल अली इमाम जी अस्थायी परामर्शदाता बनाए जाए, इस प्रस्ताव को लेकर के जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं वो स्वयं गए हुए थे, इसलिए अली इमाम जी ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और वैसे भी अली इमाम जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी ये दोनों एक अच्छे मित्र थे और शिमला में जब ये गए थे तो एक साथ ही रुके हुए थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम देखते हैं कि 1911 के प्रारंभ में ही लोगों को यह मालूम हो गया था कि कहीं ना कहीं इसी वर्ष दिल्ली में एक भव्य शाही दरबार का आयोजन किया जाएगा। ऐसी बातें चल रही थी 1911 में कि जो इंग्लैंड के सम्राट हैं जॉर्ज पंचम, वो भारत आने वाले हैं और उनको सम्राट घोषित किया जाना है। ये बातें पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चल रही थी। लोग, क्रांतिकारी लोग इस बात को जान चुके थे, नेता लोग जान चुके थे। तो उन लोगों ने अब यह सोचा कि जो बड़ी घोषणाएं की जाएंगी जॉर्ज पंचम द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं यदि बंग भंग जो किया गया है 1905 में करजन के द्वारा, वो यदि स्थगित होता है तो ठीक है, लेकिन बंगाल और बिहार, इसमें से बिहार को अलग कर दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी। इसके पहले भी बातें चल रही थी कि जो चटगांव का एरिया है उसको ऊपर असम वाले एरिया में मिला दिया जाए, जिससे कि बंगाल का जो बहुत बड़ा एरिया है वो थोड़ा कम हो सके। बंगाल वैसे भी काफ़ी बड़ा था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिला करके बंगाल कहलाता था, उसमें आज का बांग्लादेश भी आता है। तो इतने बड़े एरिए को चला पाना वाकई में काफ़ी दुरूह था, लेकिन फिर भी कोशिश यही की गई थी कि बंगाल को, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। और इस क्रम में यह बातें सामने आती हैं कि जो बिहार के नेता होते हैं वो कहते हैं कि बंग भंग भले रद्द कर दिया जाए, किंतु यदि बिहार को बंगाल से पृथक करने की बात स्मार पत्र में शामिल नहीं की जाएगी तो बिहार बंगाली नेताओं का समर्थन नहीं करेगा। ये बात स्पष्ट रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेताओं ने कह ही दी थी कि जब तक स्मार पत्र में बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा, तब तक हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं आपके साथ समझौता करने के लिए। तो हम देखते हैं कि 12 जून 1911 को बंगाली नेताओं ने अपनी तरफ से एक मौलिक ज्ञापन सौंप दिया कि बंग भंग को ख़त्म कर दिया जाए। और इधर जो बिहार के नेता थे, इन्होंने भी एक ज्ञापन दे दिया कि हमारे बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया जाए। और ये बातें शामिल होने वाली थी कहाँ, जो 1911 में घोषणा की जाने वाली थी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो हम देखते हैं कि 1911 की जब शरद ऋतु आई, उस समय केंद्रीय विधान परिषद के अधिवेशन के सिलसिले में सच्चिदानंद सिन्हा जी और अली इमाम जी दोनों शिमला गए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी और अली इमाम जी दोनों अच्छे मित्र थे और उन दोनों लोगों ने एक साथ रह करके बंगाल और बिहार के मुद्दों पर लंबी चर्चाएं की थी। और शिमला में तो उनकी मुलाकात मोहम्मद अली जिन्ना जी से हुई, जहां पर उन्होंने जिन्ना जी को अपने प्रस्ताव के विषय में बताया। इसके बाद काफ़ी हाश ठिठोली भी हुई कि भाई क्यों जॉर्ज पंचम दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, या क्यों वो बंगाल में से बिहार को अलग करेंगे, उड़ीसा को अलग करेंगे। इस हंसी ठिठोली के बीच में यह बातें भी हो रही थी
कि कुछ भी करके बिहार को बंगाल से अलग कर लेना है और जो परिषद है उपराज्यपाल की, कहीं ना कहीं उसका भी लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस क्रम में हम देखते हैं कि अंततः 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य शाही दरबार आयोजित हुआ, जहां सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नए प्रांत बिहार के निर्माण की घोषणा की। अब जो सम्राट आए हुए थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने पूरी बातें समझी और इस पर अपना मत देते हुए कहा कि जो कलकत्ता है वो भारत की राजधानी ज़्यादा किनारे पर पड़ रही है तो ठीक नहीं है, इसको दिल्ली ले जाया जाए। हालांकि दिल्ली उस समय उतनी भव्य नहीं थी जितना भव्य कलकत्ता थी, तो कलकत्ता अच्छी जगह पर थी लेकिन वो थोड़ा किनारा पड़ रहा था भारत का, इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली लाना चाहिए राजधानी को। और दूसरे जो इतना बड़ा बंगाल है, बेशक बंग भंग को ख़त्म कर दिया जाए लेकिन बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत बनाया जाए जिसको बिहार कहा जाए। ये प्रस्ताव पारित किया गया और इसी क्रम में बिहार को सपरिषद उपराज्यपाल का लाभ भी मिल गया। जैसा कि मैं कह ही रहा था कि उनको ये भी चिंता थी कि उपराज्यपाल की जो सपरिषद है उसका भी लाभ बिहार को मिले। तो 28 और 29 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में पृथक बिहार प्रांत के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित कर सम्राट के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे बिहार के नेता लोग, बुद्धिजीवी लोग, और जब उनको ये अधिकार मिल गया तो उन्होंने सम्राट का अभिवादन किया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग सूबा बिहार बना, जिसकी राजधानी पटना बनी। तो हम जानते हैं कि जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उसकी राजधानी पटना के रूप में देखी जाती है, बांकीपुर के आसपास का एरिया हुआ करता था। इस समय उड़ीसा बिहार के साथ था, किंतु 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया। तो हम देखते हैं कि बंगाल से अलग होने के पश्चात 1 अप्रैल 1936 तक उड़ीसा बिहार के साथ में ही था और बिहार के नाम से ही जाना जाता था। तब भी बिहार का एरिया बहुत बड़ा दिख रहा है अगर हम बिहार और उड़ीसा झारखंड को मिला दें तो। हम देखते हैं कि इसके बाद एक स्वतंत्र बिहार प्रांत का गठन किया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों द्वारा शासित 11 प्रांतों में बिहार एक था। यह 4 कमिश्नरियों और 15 जिलों में बटा हुआ था। तो जिस समय ये अलग हुआ था बंगाल से, उस समय 11 प्रांत और 4 कमिश्नरियों में बटा था, जिसमें 15 जिले थे। इस प्रकार से एक लंबी लड़ाई लड़ने के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, अली इमाम जी जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने लग करके बंगाल से बिहार को स्वतंत्र करवा लिया। और कहीं ना कहीं जब बंगाल से बिहार स्वतंत्र हुआ तब इसका स्वतंत्र अस्तित्व सामने आया और इसका विकास धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। ये हैं वो 2 सपूत जिन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करवाया। एक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और दूसरे हैं अली इमाम जी। तो इन दोनों लोगों के सफल प्रयास, अथक प्रयास के पश्चात जो बिहार है वो बंगाल से अलग हुआ। तो इस तरीके से जो आज का प्रेजेंटेशन है, जो आज का लेक्चर है, वो समाप्त करते हुए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आने वाले समय में धीरे धीरे करके बिहार के एक एक क्षेत्र के बारे में हम जानकारी प्रदान करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि फील्ड में जा कर के भी पूरा स्थलों को देख करके उस पर कुछ रिव्यू करके आपको बताएं। बस धन्यवाद।